हाँ, तो साथियों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे। तो साथियों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के वन लाइनर क्वेश्चन। साथियों चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। उसके वन लाइनर क्वेश्चंस को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे साथियों। और हम आपको बता दें कि अगर आप इस वीडियो को पूरा फुल देख लेते हैं तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा साथियों, ठीक है? क्योंकि हमने वन लाइनर क्वेश्चन में पूरे चैप्टर का एकदम निचोड़ लेकर आए हैं, ठीक है साथियों। तो चलिए साथियों देर न करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। उससे पहले साथियों अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए साथियों क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो साथियों सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है, ठीक है। बताना है कि राष्ट्रवाद का क्या अर्थ होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि एकता, समानता, संस्कृति और साझा की पहचान की भावना रखना ही राष्ट्रवाद है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा कि यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब हुई थी। तो साथियों यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत जो हुई थी वो आपका 19वीं शताब्दी से हुई थी, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, ठीक है। बताना है फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो साथियों फ्रांस की क्रांति जो हुई थी वो 1789 में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि फ्रांस के क्रांति ने किस भावना की जन्म दिया। तो साथियों फ्रांस की क्रांति जो है ना वो यूरोप मतलब राष्ट्रवाद की भावना का जन्म दिया, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा यूरोप में राष्ट्रवाद। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि फ्रांस के क्रांति के बाद किस प्रकार सरकार बनी, ठीक है। फ्रांस की क्रांति के बाद किस प्रकार सरकार बनी ये बताना है। तो वो संवैधानिक राजतंत्र बनी थी, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था। तो साथियों फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ठीक है। क्या स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये फ्रांस की क्रांति का नारा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप का क्या फैलाया। नेपोलियन बोनापार्ट जो था ये यूरोप में क्या फैलाया। तो साथियों उन्होंने फैलाया कि कानूनी समानता और प्रशासनिक एकता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि नेपोलियन संहिता को क्या कहते हैं। तो साथियों नेपोलियन संहिता को हम लोग सिविल कोड कहते हैं, ठीक है। जो 1804 है, ठीक है। सिविल कोड कहते हैं। नेपोलियन संहिता को क्या कहते हैं, सिविल कोड कहते हैं। सिविल कोड जो कि कितना है 1804। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों नेपोलियन की नीतियाँ किस वर्ग को प्रिय थी, ठीक है। बताना है कि नेपोलियन की जो नीति थी वो किस वर्ग के लिए प्रिय थी, ठीक है। तो वो थी मध्य वर्ग के लिए, ठीक है। ये मध्य वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि नेपोलियन की विजय के बाद कौन सा भावना बढ़ी। तो नेपोलियन जब विजय कर लिया था उसके बाद राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की भावना बढ़ी थी, ठीक है। राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की भावना बढ़ी थी जब नेपोलियन ने विजय प्राप्त कर लिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि विलियन सम्मेलन कब हुआ था। बताना है विलियन सम्मेलन कब हुआ था। साथियों विलियन सम्मेलन जो है ना वो 1815 में हुआ था, ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि वियना सम्मेलन का उद्देश्य क्या था। तो साथियों वियना सम्मेलन का उद्देश्य था यूरोप के पुरातन व्यवस्था को पुनः स्थापना करना, ठीक है साथियों। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यूरोप में पुराने राजवंशों की बहाली, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वियना सम्मेलन का यहाँ पे लिखा हुआ है यूरोप में राजवंश की बहाली, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वियना सम्मेलन का अ, अ- अध्यक्षता किसने की। बताना है कि विलियन सम्मेलन जो है उसका अध्यक्षता किसने की थी। तो साथियों ऑस्ट्रिया के मेटरनिक ने किया था, ठीक है साथियों। ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि जर्मनी कितने राज्यों में बटा था, ठीक है। बताना है कि जर्मनी जो था वो कितने राज्यों में बांटा गया था। तो साथियों वो 39 राज्यों में बांटा गया था, ठीक है। आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा चुनौती क्या थी। बताना है कि राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी चुनौती आपकी क्या थी। तो वो थी आपकी क्षेत्रीय, भाषाई और संस्कृति की विविधता, ठीक है। क्या चीज, क्षेत्रीय, भाषाई और संस्कृति की विविधता जो राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी चुनौती थी, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था। तो साथियों जर्मनी का एकीकरण का नेतृत्व आपका पार्सा ने किया था, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। चलिए वो भी पार्सा में किसने, मेटरनिख ने। चलिए
अगला क्वेश्चन है साथियों कि इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो बताना है इटली का एकीकरण कब हुआ था। साथियों ये आप याद रखिएगा, इटली का एकीकरण जो हुआ था वो 1861 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि इटली के एकीकरण का नायक कौन था? इटली का एकीकरण का नायक कौन था? तो वो था गयूसेppe गैरिबाल्डी था, ठीक है। इटली के एकीकरण का नाविक कौन था? गयूसेppe गैरिबाल्डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं साथियों। अगला हमारा क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण किसने किया? तो जर्मनी का एकीकरण ओटो और बिस्मार्क ने किया था, ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है ओटो वान बिस्मार्क किस देश के संचालक था? तो साथियों वो था फ्रांस का, ठीक है। वो फ्रांस का संचालक था ओटो और बिस्मार्क, ओटो वान बिस्मार्क, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि इटली का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? ठीक है, बताइए कि इटली का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो उसे कैबूर को कहते हैं, ठीक है। इटली का लौह पुरुष किसे कहते हैं? कैबूर को। चलिए अगला क्वेश्चन है गयूसेppe मेज़नी किस संगठन से सॉरी किस संगठन से संस्थापक थे? ठीक है, किस संगठन के संस्थापक थे ये बताना है कि मेज़नी जो थे वो किस संगठन के संस्थापक थे? तो वो इटली के संस्थापक थे, ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि यंग यूरोप संघ की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की स्थापना आपका मेज़नी ने किया था, ठीक है, गियुसेppe मेज़नी ने किया था। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, कह रहा है कि 1830 की क्रांति किस देश में हुई थी? तो साथियों 1830 की क्रांति जो हुई थी वो फ्रांस में हुई थी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रांस में 1848 में क्रांति का क्या परिणाम हुआ? तो साथियों फ्रांस में जो 1848 में क्रांति हुई थी उसमें गणराज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1848 के क्रांति का मुख्य रूप से किस वर्ग ने भाग लिया था? ठीक है, कि 1848 की जो क्रांति हुई थी उसमें किस वर्ग के लोगों ने भाग लिया था? तो साथियों उसमें मध्य वर्ग और श्रमिकों ने भाग लिया था, ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है बाल्कन क्षेत्र क्यों संसदीयशील था? तो स- संवेदनशील था, सॉरी। बाल बाल्कन क्षेत्र था वो क्यों संवेदनशील था? तो साथियों उसका कई रीजन थे, जैसे अनेक नस्लों और धार्मिक समूहों के कारण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद किस रूप में था? तो साथियों बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवाद जो था वो आक्रमण रूप से था, ठीक है, आक्रमण राष्ट्रवाद के रूप में था, ठीक है। तो ये आप क्या याद रखिएगा, आक्रमक राष्ट्रवाद। चलिए अगला क्वेश्चन है बाल्कन क्षेत्र में कौन सा साम्राज्य शासन करते थे? तो बाल्कन क्षेत्र में जो थे वो ओटोमन शासन करते थे। उसके बाद आप लोगों का ऑस्ट्रो हंगरियन शासन करते हैं और उसके सम्राट शासन करते थे, ठीक है साथियों, बाल्कन क्षेत्र में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले यूरोप का राष्ट्रवाद ने क्या रूप लिया था? तो द्वितीय युद्ध जब हुई थी उससे पहले यूरोप के राष्ट्रवाद जो हुई थी वो आक्रमण और एक अ, उग्र रूप ले लिया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आक्रमण और उग्र रूप, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध से पहले यूरोप में राष्ट्रवाद ने क्या रूप लिया? तो द्वितीय विश्व युद्ध ये तो देख लिया, आक्रमण का रूप लिया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद एक नकारात्मक प्रभाव क्या था? तो राष्ट्रवाद का जो नकारात्मक प्रभाव था वो नस्ली भेदभाव था, ठीक है साथियों, और युद्ध था, ठीक है। न- राष्ट्रवाद का नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा था? वो क्या हुआ था, नस्ल में भेदभाव होने लगा और युद्ध होने लगा, ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है बाल्कन युद्ध कब हुई थी? तो साथियों बाल्कन युद्ध आपका 1912 से 1913 में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था आक्रामक राष्ट्रवाद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है इटली का अंतिम एकीकरण कब हुआ था? साथियों इटली का एकीकरण जो हुआ था अंतिम वो 1870 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कौन सा शहर इटली के राजधानी बना? तो साथियों इटली का राजधानी आपका रोम बना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि राष्ट्र की कल्पना के सिद्ध करने के लिए कौन सा साधन थे? तो राष्ट्र की कल्पना को सिद्ध करने के लिए जो शासन थे वो झंडा था, उसके बाद राष्ट्रगान था, प्रतीक था और लोक लोकनायक था, ठीक है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है
37 नंबर की, जर्मनी का पहला सम्राट कौन बना? तो साथियों जर्मनी का पहला सम्राट जो बना था वो विलियम प्रथम बना था, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूर्ण हुआ था? तो साथियों जर्मनी का एकीकरण जो है ना वो फ्रैंको और प्रेशियन के युद्ध के बाद जो हुआ था वो पूर्ण हुआ था। जो युद्ध कब हुआ था? 1870 में हुआ था, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूर्ण हुआ था? 1870 में हुआ था, और फ्रैंको और पेरिसियन के युद्ध में, ठीक है, पर्शियन के युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि जर्मनी का एकीकरण किस नीति के अंतर्गत हुआ? तो साथियों जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था ना वो आयरन और बल्ट की नीति के युद्ध हुआ था, बल्ट की नीति के विरुद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की भावना को किसने कला के रूप दिया था? तो साथियों राष्ट्रवाद की भावना का जो है ना उन चित्रकारों ने और कवियों ने कला का रूप दिया था, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अ, राष्ट्र की कल्पना को किसने मानव समुदाय के आत्मा कहा? तो साथियों राष्ट्र की कल्पना को जो है ना वो ऑस्ट्रिया की रेना जो थी वो मानव कल्पना की आत्मा कहा था, ठीक है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनरेस्ट रेना ने, ठीक है। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि अनरेस्ट रेना ने किस देश के थे? अनरेस्ट रेना जो थे वो किस देश के थे? तो वो फ्रांस के थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, अनरेस्ट रेना का प्रसिद्ध व्याख्या क्या था? तो साथियों उनका प्रसिद्ध व्याख्या था व्हाट इज अ नेशन, ठीक है, व्हाट इज अ नेशन। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र के निर्माण में भाषा की क्या भूमिका थी? तो साथियों राष्ट्र के निर्माण में भाषा की जो भूमिका थी वो एकता और उसके पहचान, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? भाषा ने संस्कृति का एकता और पहचान की मजबूती किया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि जर्मनी के लोगों को लोकक थाई किसने एकत्रित की थी? तो साथियों वो थी ग्रीम बंधुओं ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रीम ब्रदर्स किस देश के थे? तो ग्रीम ब्रदर्स जो थे वो जर्मनी के थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का कला राष्ट्रवाद को व्यक्त करती थी? तो शांति जो कला थी वो राष्ट्रवाद को व्यक्त करती थी, वो तो आपको थी चित्रकार था, लोकायत था और संगीत था। ये राष्ट्रवाद को एकदम अच्छी तरह से व्यक्त करते थे, ठीक है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्रेडरिक सूरिया ने कौन सा प्रसिद्ध पेंटिंग बनाई थी? तो साथियों फ्रेडरिक सूरिया जो थे वो पीपल का पेंटिंग एकदम बेहतरीन तरीके से बनाए थे, ठीक है साथियों। कौन सा? लेंडिंग द पीपल। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि लिबर्टी का क्या प्रतीक था चित्र में? तो साथियों लिबर्टी का जो प्रतीक था वो आज़ादी का देव था और फ्रांस के झंडा था, ठीक है। ये लिबर्टी जो था वो दर्शाता था फ्रांस के आज़ादी, फ्रांस के झंडा को और आज़ादी को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए स्कूल को क्या किया गया? तो साथियों राष्ट्रवाद को जो मजबूत करने के लिए ना स्कूल को शिक्षा में बढ़ावा दिया गया, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षित लाया गया, उसके बाद राष्ट्रीय प्रतीक को प्रयोग किया गया, ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रभक्ति, शिक्षा और राष्ट्रीय प्रतीक का उपयोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि राष्ट्रवाद के लिए संगीत कौन सा प्रभाव माध्यम है? तो साथियों राष्ट्रवाद के लिए संगीत एक प्रकार का एकता और भावना का प्रभाव है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह एक एकता और भावना को जगाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोलैंड में राष्ट्रवाद किसके विरोध था? तो पोलैंड में जो राष्ट्रवाद था वो रूस के जो शासन थे उसके विरोध था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पोलिश भाषा किसने संरक्षित की? तो पोलिश भाषा जो है वो चर्च और अ, बौद्धिक वर्गों ने संरक्षित की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्लाव लोगों के राष्ट्रवाद किस रूप से फैला? तो स्लाव लोगों का राष्ट्रवाद जो थे वो सांस्कृतिक और भाषाई के आंदोलन के माध्यम से पहुंचा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि ऑस्ट्रो हंगरियन साम्राज्य के कौन सा राष्ट्र शामिल थे? तो ऑस्ट्रो हंगरियन साम्राज्य में जो थे वो चेका राष्ट्र शामिल था, उसके बाद स्लोवाक और सर्वे और क्रोट आदि जो थे वो राष्ट्र शामिल थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र के प्रसार में समाचार पत्रों को क्या भूमिका थी? तो राष्ट्र के प्रसार में जो थी वो समाचार पत्रों का एक महत्वपूर्ण भूमिका थी जागरूकता के लिए, ठीक है। वो जो समाचार पत्रों के माध्यम से ही लोगों में जागरूकता
उठती उठी थी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, विचार का प्रचार और जागरूकता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में यूरोप का राष्ट्रवाद किस तरह रूप लिया था? तो 19वीं सदी में जो यूरोप का राष्ट्रवाद था वो एकत्रित राष्ट्र का रूप लिया था। ठीक है, एकत्रित राष्ट्र राज्यों का रूप लिया था। ठीक है, और राज्यों का निर्माण हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि जर्मनी में किस रक्त और लौ की नीति का अपनाई थी? जर्मनी में किसने जो है वो रक्त और लौ की नीति का अ, अपनाई थी? ठीक है, या अवलंबन किया था? कहीं कहीं पूछ देता है कि बताइए रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, या अपनाई किसने थी? तो बिस्मार्क ने ही अपनाई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र की एकता सांस्कृतिक कल्पना किस प्रतीक से होती है? तो साथियों वो होती थी महिलाओं की मूर्ति थे। ठीक है, राष्ट्र की सांस्कृतिक और कल्पना के प्रतीक क्या थी? महिलाओं की मूर्ति और भारत माता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों कि इटली के एकीकरण के समय दक्षिण का नियंत्रण किसके पास था? तो इटली के एकीकरण के समय दक्षिण का जो नियंत्रण था वो आपका गैरीबल्दी के पास था। ठीक है, और रेड सार्टर्स के पास था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, यूगो यूसेपे गैरीबाल्दी और रेड आस्टस के पास था। ठीक है, चलिए साथियों इसी के साथ आज का ये हमारा सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। साथियों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने आज के इस पार्ट में हम लोगों ने लगभग 60 क्वेश्चन देखा। ठीक है, लगभग 60 क्वेश्चन देखा साथियों, और 60 क्वेश्चन ये जितने थे ये सब आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। इसलिए आप सभी लोग इस सभी क्वेश्चंस को एकदम बेहतरीन तरीके से याद कर जाइए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि अगर आप हम जितना क्वेश्चंस करा रहे हैं आप सभी क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ और एक नए जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।